नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि हम आज पढ़ने वाले हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसको जानने से पहले हम देख लेते हैं एक टॉपिक जिसका नाम है रिपब्लिक। आपको भी पता होगा रिपब्लिक क्या होता है। इसको हम कहते हैं गणराज्य या फिर गणतंत्र या फिर गणराज्य, इसको हम कहते हैं। रिपब्लिक में क्या होता है, रिपब्लिकन के हिसाब से क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है। क्या होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। ये तो आपको क्लियर है, ठीक है, जिसके चुनाव हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। और एक होता है क्या, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक या फिर डेमोक्रेसी, जिसको हम कहते हैं लोकतंत्र। क्या कहते हैं उसको, लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र। इसमें क्या होता है, शासन प्रमुख होता है, शासनाध्यक्ष मान लो या फिर शासन प्रमुख, ठीक है, शासनाध्यक्ष होता है। इसको हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। क्या कहते हैं इसको, हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, अब प्राइम मिनिस्टर का जो चुनाव है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम करने वाले प्रेसिडेंट का चुनाव, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पहली बात तो सबको पता है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या, 35 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए। और देखते हैं क्या, कि वो किसी प्रकार से मेंटल डिसऑर्डर, जिसको हम आम बोलचाल में पागल कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। या फिर कर्ज में डूबा हुआ नहीं होना चाहिए, कर्ज में डूबा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तुरंत जैसे पद पे धारण करेगा तो सरकार के पैसे से अपना कर्ज जो है वो चुकाएगा। और हम देखते हैं तो उसके पास क्या होना चाहिए, प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक समझ रहे हैं ना आप, प्रस्तावक कितने, 50, यानी कि 50 ऐसे लोग होने चाहिए, दोनों सदनों से आ सकते हैं, दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से 50 आदमी आने चाहिए। क्या पता 25 लोकसभा से आ जाए, 25 राज्यसभा से आ जाए। ठीक है, ऐसे मिला के 50 प्रस्तावक चाहिए, यानी कि जो कहे कि हाँ ये चुनाव लड़ने लायक है। अब ऐसे ही एरा गैरा कोई उठ के चुनाव नहीं लड़ सकता, इसके लिए एमपी के बीच में पकड़ होनी जरूरी है। ठीक है, अगला क्या है, अनुमोदक होने चाहिए। हाँ, कि अगर 50 प्रस्तावक जो है वो कह रहे हैं कि इनको चुनाव लड़ना चाहिए, तो 50 पीछे से बैठे हुए की भी कहना चाहिए कि हाँ हम भी इसके सपोर्टर हैं। तो एक तरीके से सपोर्ट के लिए आपके पास 50 अनुमोदक होने चाहिए और 50 प्रस्ताव रखने वाले होने चाहिए। यानी कि इन टोटल अगर कहें तो हम आपके पास 100 एमपी से पकड़ अच्छी होनी चाहिए। 100 एमपी से हम आपके पास रिलेशन अच्छे होने चाहिए, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, अदरवाइज भूल जाइए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देख लिया। अब हम समझेंगे इलेक्टोरल कॉलेज या फिर इलेक्टोरल कलीग के बारे में। इलेक्टोरल कलीग को जाने से पहले आप क्या देख लीजिए कि जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। कैसे, तो हमारे जैसी जो आम जनता है वो उसमें भाग नहीं ले सकती है। हाँ, हमारे द्वारा जो इलेक्ट किए गए एमएलए एमपी है वो उस चुनाव में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं। अब इलेक्टोरल कलीग में सबसे पहले तो आता है स्टेट। ठीक है, क्या होता है, विधान मंडल होता है। विधान मंडल में 2 पार्ट डिवाइड होते हैं। एक होता है विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और एक होता है विधान परिषद, ये है विधानसभा और ये है विधान परिषद, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल केवल 6 स्टेट में है जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। पहले 7 स्टेट में था, जम्मू कश्मीर हट गया तो यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और भी कई स्टेट है। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये इलेक्शन में पार्ट नहीं लेती, क्योंकि ये हर स्टेट में नहीं होता है, ओनली 6 स्टेट है, मैंने आपको बोला है।
ठीक है, तो हर स्टेट में नहीं है, इसलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम पहले से ही आउट कर देते हैं। अब आती है हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हम बोलते हैं विधानसभा। ठीक है, वो तो हर स्टेट में 28 राज्य हैं, उन 28 वाले में सब में है ये विधानसभा जिसको हम कहते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, एमएलए बैठते हैं। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठते हैं उनको क्या बोलते हैं, एमएलसी, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एमएलए। समझ में आ गया? अब एमएलए हो गया यहाँ से। अब ये जो एमएलए है ना, ये राष्ट्रपति का वोट में जो वो इलेक्शन में वोट देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में एक चीज है कि जो वोट होती है, जितने लोगों ने वोट दिया, जैसे मान लीजिए 4 लोगों ने वोट दिया है, तो उनके वोट 4 नहीं बन जाएंगे। भाई ये वैसा नहीं होता जैसे शासनाध्यक्ष के होता है, शासनाध्यक्ष वाला नहीं है ये, प्राइम मिनिस्टर वाले वोट नहीं है। इसमें वोट की वैल्यू निकाली जाती है। किसकी वैल्यू निकाली जाती है? वोट की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं वोट की, जो एमएलए की वोट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक स्टेट ले लीजिए। ठीक है, उसके एमएलए की वोट की वैल्यू निकालने के लिए उसकी जो पॉपुलेशन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एमएलए, कितने एमएलए हैं उस स्टेट में, इनटू 1/1000। ठीक है, पॉपुलेशन बाय नंबर ऑफ एमएलए इंटू 1/1000, ये है एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला एमएलए के वोट की वैल्यू निकालने के लिए। अब मतलब क्या हुआ इसका कि अगर किसी भी जो हमारा राज्य है उसमें पॉपुलेशन ज्यादा है तो एमएलए की वोट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। तो अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उसके एक एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 208 हो जाती है। ठीक है, ये सब कर करके। ठीक है, और अगर यूपी में कितने एमएलए हैं, 403 एमएलए हैं, तो 403 एमएलए हैं, अगर उनको हम मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आएगा, 83,824। तो अकेले यूपी से करीब 85,000 वैल्यू मिल जाती है एक राष्ट्रपति को। तो इसलिए यूपी इलेक्शन के मामले में बहुत आगे है। ठीक है, अब देखते हैं सिक्किम, जिसकी पॉपुलेशन लोएस्ट है। तो अगर हम इसका ये फॉर्मूला अप्लाई करें सिक्किम पे तो 7 आएगी केवल वैल्यू, और सिक्किम में कितने एमएलए हैं, 32 एमएलए हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके कितना आता है, 224, यानी कि सिक्किम में सबसे कम वैल्यू, यूपी में सबसे ज्यादा वैल्यू। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर हम जितने भी राज्य हमारे पूरे उसमें भारत में, अगर जितने भी राज्य हैं उनको मिला के टोटल एमएलए की अगर वोट की वैल्यू निकालें तो कितना आता है, 543,231, इतना आएगा, जिससे सारे स्टेट है उनकी अगर वैल्यू निकालें एमएलए की वोट की। ठीक है, तो यह वो क्लियर हो गया। तो यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट, आदमी कितने वोट दे रहे हैं उससे मतलब नहीं है, उनकी वैल्यू से मतलब है। ठीक है, तो टोटल एमएलए की वैल्यू इतनी आ गई, और टोटल एमएलए अगर हम देखें ऑल ओवर द इंडिया तो कितने हैं, 4033 एमएलए हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है इनके वैल्यू की। ठीक है, अब चलते हैं हम संसद को देखते हैं, संसद में कितने वैल्यू आते हैं। अब संसद में भी 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, अगर संसद के अगर हम देखें तो 2 पार्ट होते हैं, एक होती है लोकसभा जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, और एक होती है राज्यसभा, ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम रहती है। लोकसभा में से 543 पीपल जो लोग हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और राज्यसभा में से 233 लोग भाग लेते हैं। ठीक है, अब देखिए लोकसभा में 543 क्यों है सर, 545 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो 2 है वो एंग्लो इंडियंस रहते हैं। कौन रहते हैं, एंग्लो इंडियन रहते हैं, उनको तो राष्ट्रपति ने ही सेलेक्ट करा है, उनको तो राष्ट्रपति सिलेक्ट करता है एंग्लो इंडियन को, तो इसलिए उनको नहीं माना जाता। समझ में आ गया, तो उनको वोट करने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो देंगे तो राष्ट्रपति को ही जिसने उनको कहा लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं राज्यसभा में। सर राज्यसभा के 250 होते हैं,
तो देखिए राज्यसभा में पहली बार तो 12 ऐसे पर्सनैलिटी होती है जो स्किल्ड पर्सनैलिटी जिनको हम कहते हैं, स्किल्ड पर्सनैलिटी जिनको हम कहते हैं। तो वो जो स्किल्ड पर्सनैलिटी है वो 12 होती है, उनको भी राष्ट्रपति सिलेक्ट करता है, इसलिए इन 12 को अधिकार नहीं है वोट देने का। और जो बाकी की जो 5 बची वो एंग्लो इंडियन और अलग अलग जो हमारी लोअर सोसाइटीज होती है उनसे आती है, उनको भी राष्ट्रपति ही सिलेक्ट करता है। इसलिए ये जो हमारे टोटल 17 जो मेंबर रहे इनको आउट कर दिया जाता है पहले से इलेक्शन से। तो अब अगर हम इनको प्लस करें, इधर से अगर हम ले 5 और 3 और इधर से हम लिखे 2 3 3, तो 5 4 3 प्लस 2 3 3 कितना आता है 776, यानी कि इतने मेंबर कहां से भाग ले रहे हैं, संसद में से भाग लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एमपी के वोट की वैल्यू देखते हैं। अब एमपी के वोट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, टोटल एमएलए की जितनी वैल्यू है, यानी कि 5 4 3 2 3 1 ये जो हमने निकाली थी, डिवाइडेड बाय टोटल एमपी जितने, यानी कि 776। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 700, यानी कि एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी हो गई 700 हो। एक एमपी की वोट की वैल्यू कितनी हो गई 700 हो गई। और वहीं अगर हम पूरे जितने भी एमपी जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले रहे हैं उनको अगर मल्टीप्लाई कर दें इंटू 700 कर दें तो कितना आएगा वैल्यू 543200 इतनी वैल्यू आएगी। यानी कि जो हमने अलग अलग स्टेट से जो एमएलए लिए हैं पूरे अलग अलग स्टेट से उनके लगभग बराबर दम रखता है पूरा जो हमारा संसद है। तो आप ये ध्यान रखना है। तो वो कितना था 5 4 3 2 3 1 31 का ही तो डिफरेंस है, यानी कि पूरे जितने भी एमएलए हैं हमारे इंडिया में और जितने एमपी है वो बराबर वैल्यू रख रहे हैं। और ऐसे में अगर हम इनको प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा 10 8 6 4 3 1, यानी कि टोटल वैल्यू ग्रैंड टोटल अगर हम करें तो इतनी वैल्यू की लोग जो हैं इतनी वैल्यू के वोट हमारे पास आ सकते हैं। और लोग कितने हो गए 776 प्लस 4033, यानी कि 4089 इतने लोग हो गए। जो भाग ले रहे हैं लोग उनकी संख्या कम है लेकिन उनके वोटों की वैल्यू की जो है संख्या ज्यादा है। ठीक है, अब इसको हम आगे समझते हैं। तो अब हम देखते हैं प्रेफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है। प्रेफरेबल रेशो वोट सिस्टम है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानकारी रहनी चाहिए कि राष्ट्रपति का चुनाव अभी भी पर्ची पे होता है, ईवीएम मशीन नहीं यूज की जाती है, इसलिए हल्का सा उसमें टाइम लगता है। प्रेफरेबल रेशो वोट, जैसे मान लीजिए 3 कैंडिडेट खड़े हुए, इस बार तो 2 ही कैंडिडेट खड़े हुए थे, एक हमारी द्रौपदी मुर्मू जी थी और एक यशवंत सिन्हा थे। तो मान लीजिए 3 कैंडिडेट खड़े हुए, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और सी। ठीक है, अब टोटल कितने मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वोट में 4809। ठीक है, तो ए बी सी ये जो तीनों कैंडिडेट है ये खड़े हो गए। पहला आया मेंबर, उसने कहा कि मेरे को जो ए है ना वो सबसे ज्यादा पसंद है तो 1, बी जो है वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं तो 3 और सी जो है तो वो तो मेरे को सेकंड नंबर पसंद है 2। यानी कि इसमें प्रायोरिटी वाला सिस्टम है। इसमें ऐसा होता है कि कोई भी अगर एक बंदा आया तो उनको तीनों को वोट देना जरूरी है। ठीक है, उसको सबसे अच्छा जो लग रहा है उसने उसको वोट दिया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के वोटों में ऐसा नहीं होता है। तो यही इसका अंतर है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के वोट में कि प्रेफरेबल रेशियो वोट सिस्टम होता है, यानी कि प्रेफर ज्यादा किसको करते हो 1 ए को, फिर 2 सी को, फिर 3 यानी कि बी को सबसे कम प्रेफर करते हो। ठीक है, अब अगला बंदा आया, उसने कहा कि ए मेरे को थोड़ा सा कम पसंद है, बी मेरे को ज्यादा पसंद है और सी मेरे को पसंद ही नहीं है। फिर आएंगे और बंदे आएंगे, तो क्या ये मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मेरे को नहीं है पसंद, ये मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है। फिर और आदमी आएगा, वो ऐसे करता जाएगा, ये मेरे को 1 नंबर पसंद है, ये मेरे को 2 नंबर पसंद है, ये मेरे को 3 नंबर पसंद है। फिर और एक और आ गया, अगर
आदमी समझिए इस बात को, ये मेरे को 3 नंबर है पसंद है, ठीक है, ये मेरे को 1st नंबर है पसंद है, और ये मेरे को 2nd नंबर, ठीक है। तो ऐसे हमने 5 आदमियों से हमने वोट डलवा दिया, समझ में आ गया। अब पूरे 4809 वाले से तो हम डलवा नहीं सकते हैं और पॉसिबिलिटीज भी अलग अलग है, तो हमने एग्जांपल के तौर पे 5 लोगों से वोट दिलवा दिया, उन्होंने इस प्रेफरेबल वोट रेशियो सिस्टम में वोट दे दिया, ठीक है। अब इनका जो है वोट काउंटिंग कैसे होगा, ठीक है, वो वोट काउंटिंग को समझते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने 5 लोगों से वोट डलवा दिया था, तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल गई। अब इसमें क्या है, स्टेजेस होती है चुनाव की। फर्स्ट स्टेज की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट स्टेज यानी कि प्रथम चरण, प्रथम चरण में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जितने लोगों ने, जो 48099 में से जितने लोगों ने ए को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है उनको काउंट करेंगे। जैसे इसमें अगर 5 लोग हैं तो 1 2 लोगों ने ए को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे 2, ठीक है। बी को कितने लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, 1 2, इसको भी 2 लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी दी, यहाँ लिख देते हैं हम 2, ठीक है। अब अगर हम देखें तो सी को कितने लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी दी, तो 1, तो यहाँ पे जो हमारा सी है वो पहले ही बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, क्योंकि ये दोनों तो सिलेक्ट हो गए क्योंकि ये टाई हो गया इनके बीच में, लेकिन ये तो चला गया, इसका तो पहले ही पत्ता कट गया, तो इसके जो है ना वोट वो इनको मिल जाएंगे, जैसे राउंड ऑफ होके मिलेंगे। जैसे मान लीजिए इसके 133 पॉइंट है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप कहेंगे सर ये तो डिविजिबल नहीं है 2 के, तो आप क्या कर दीजिए, इसको 132 कर दीजिए, ठीक है, समझ में आ गया, और इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए इक्वल, ठीक है। तो ऐसे होता है, और इस सिस्टम को क्या कहते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल, ये ध्यान रखी गई है, टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम किस रूप में होता है, प्रेफरेबल रेशियो वोट में होता है, और किस सिस्टम के आधार पर होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम इसमें होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो सी वाला तो हम आउट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, इनके बीच में टाई हो गया प्रथम चरण में, तो अब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, अब होगा द्वितीय चरण, यानी कि सेकंड स्टेज होगी। सेकंड स्टेज वोटिंग में ये देखा जाएगा कि इनमें से सेकंड प्रायोरिटी किनको ज्यादा दी गई है। तो आप देखिए ए को कितनी मिली है सेकंड प्रायोरिटी, 1 मिला है सेकंड प्रायोरिटी ए को, और बी को कितनी सेकंड प्रायोरिटी मिली है, 2 बार मिली, 1 2। तो यानी कि ये क्लियर है कि जो बी है हमारा वो विनर, ठीक है। ज्यादातर तो सेकंड स्टेज की ज्यादा काम नहीं आता, क्योंकि जिसको जीतना होता है वो तो फर्स्ट स्टेज में जीत जाता है, लेकिन ये जो स्थिति आई थी वो कब आई थी, वीवी गिरी के समय पे आई थी। जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट वीवी गिरी साहब थे, वो द्वितीय चरण में मतलब एकदम जीते थे, समझ में आ गया। हालांकि तो प्रथम चरण में ही सब हो जाता है, लेकिन द्वितीय चरण की कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। अब आप बोलोगे अगर द्वितीय चरण में सेम हुए तो फिर हम थर्ड प्रायोरिटी देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आपको ये भी पता होगा कि आप हमारी नई प्रेसिडेंट कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, ठीक है, जो कि आदिवासी समाज से आती है। वो झारखंड की चीफ मिनिस्टर भी रह चुकी है। यशवंत सिन्हा को उन्होंने हरा दिया था बहुत बुरी तरीके से। उनके पास 64% वोट आए द्रौपदी मुर्मू जी के पास, और वहीं उनको 36% से द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को हरा दिया। तो ठीक है, दैट इज इट फॉर द डे गाइस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।